प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 9th August 1945, পেজ নম্বর 111 and 112। সকালে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় শ্রী ঠাকুরের সামনে হরেন্দা, কাশিদা, শচীনদা, শরৎদা প্রভৃতি অনেকে বসে আছেন। सुबह मातृमंदिर के बरामदा में श्री ठाकुर जी के सामने हरेंदा, काशीदा, सचिंदा, शरददा বিভিন্ন ব্যক্তি बैठे हुए हैं। বাইরে আশ্রম প্রাঙ্গণে অনেকে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন। बाहर आश्रम प्रांगण में बहुत कोई घूम फिर रहे हैं। फिलैंथ्रोपी ऑफिसे কাজকর্ম চলছে। फिलैंथ्रोपी के ऑफिस में कार्य चल रहा है। অনেকে এসে ইষ্টবিতি জমা দিচ্ছেন। बहुत कोई आकर ইষ্টবিতি जमा दे रहा है। आश्रमेर बाजारे अल्प अल्प केना बेचा चलছে। आश्रम के बाजार में थोड़ी बहुत खरीद बिक्री चल रहा है। डिस्पेंसरीते भागीरथदा ওষুধপত্র দিচ্ছেন। डिस्पेंसरी में भागीरथदा दवाइयां दे रहे हैं। প্যারিদা, জিতেনদা ও কালিদার কাছে रोगीদের आनागोना चलছে। प्यारीदा, जितेंदा और कालिदा के निकट बीमारी लोगों का आना जाना चल रहा है। একদল কর্মী ঋত্বিকাচার্যের বাড়িতে তাঁর কাছে কাজকর্মের নির্দেশ দিচ্ছেন। एकजुट कर्मी दल ঋত্বিকাচার্য के घर में उनके निकट कार्य का निर्देश ले रहे हैं। অনেকে পূজনীয় বরদার বৈঠকখানায় বসে তার কথাবার্তা শুনছেন। बहुत कोई पूजनीय बरदा जी के बैठक खाने में बैठकर उनकी बातों को सुन रहे हैं। শ্রী ঠাকুরের কাছেও ধীরে ধীরে আলাপ আলোচনা জমে উঠল। শ্রী ঠাকুরকে নিকট भी ধীরে ধীরে আলাপ আলোচনা জম ওঠা। হরেন্দা জিজ্ঞেস করলেন, খারাপ মানুষ নিয়ে চলতে হবে কিভাবে? हरेंदा ठाकुर जी से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि गलत व्यक्तियों को साथ में किस तरह से लेकर चलना होगा। सीसी ठाकुर, তার জন্য চাই সিম্প্যাথেটিক সাইকোলজিক্যাল ট্যাকলিং, सहानुभूतिपूर्ण मनोविज्ञान सम्मत व्यवहार। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि इसके लिए चाहिए सिंपैथेटिक साइकोलॉजिकल टैकलिंग, यानी कि सहानुभूति के साथ मनोविज्ञान सम्मत व्यवहार। অপরের ব্যাড কোয়ালিটিস ডিল, দোষ নিয়ে নাড়াচাড়া করার ক্ষমতা দেখেই বোঝা যায় একজনের সাইকোলজিক্যাল ট্যাকলিং, মনোবিজ্ঞান সম্মত ব্যবহারের ক্যাপাসিটি, ক্ষমতা কতদূর। दूसरों के बैड क्वालिटीज डील, यानी कि दोष को लेकर उठना बैठना करने की क्षमता से ही समझ में आता है कि एक व्यक्ति का साइकोलॉजिकल टैकलिंग यानी कि मनोविज्ञान संबंध व्यवहार का कैपेसिटी यानी कि क्षमता कहाँ तक है। আর এই যে একটা মানুষের ব্যাড কোয়ালিটিস ডিল, দোষ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে, সে তাকে একজন পেশেন্ট, रोगी মনে করে অসীম ধৈর্যে। और ये जो एक मनुष्य के बैड क्वालिटीज डील यानी कि दोष को लेकर उठबैठ करने की जो तरीका है, वो उसे एक पेशेंट यानी कि बीमार इंसान मानकर असीम धैर्य के साथ ये काम करेगा। ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে তুমি হেরে গেলে। तुम्हारे धैर्य से तुम अगर विच्युत हो गए तो तुम हार गए। যে যত বেয়ারা তার বেলায় তত সহ্য, ধৈর্য ও অধ্যবসায় লাগবে। जो जितना बदमाश है उसके लिए उतना ही ज्यादा सहनशीलता, धैर्य और लगन लगेगी। संगे संगे चाहे कुशल कौशली तेज, वीर्य ও पराक्रम, और इसी के साथ साथ चाहिए कुशल कौशली तेज, वीर्य और पराक्रम। প্রয়োজন মতো এমন মেজাজও দেখাতে পারো যাতে সে ভয়ে সংযত হয়। जब जरूरत पड़े तब इस तरह से भी अपने मिजाज को दिखाओ ताकि वो डर के संयम में रहे। কিন্তু তুমি যদি নিজের উপর কন্ট্রোল অধিকার হারিয়ে ফেলো তাহলে কিন্তু তাকে আর কন্ট্রোল সংযত করতে পারবে না। लेकिन तुम अगर खुद पर कंट्रोल यानी कि अधिकार गवा देते हो तो लेकिन तुम उससे कंट्रोल यानी कि संयम में नहीं रख पाओगे। आउट ऑफ लव फॉर दी आइडियल, ইষ্টপ্রীতি থেকে যতখানি প্যাশন প্রবৃত্তির অ্যাবোভে ঊর্ধ্বে থাকতে পারবে ততই সাকসেসফুল, কৃতকার্য হবে এই কাজে। आउट ऑफ लव फॉर आइडियल, इष्ट प्रीति के द्वारा
जहां तक पैशन यानी कि प्रवृत्तियों के अबोव यानी कि ऊपर रह पाओगे, उतना ही सक्सेसफुल यानी कि सफलता मिलेगी इस कार्य में। চিকিৎসকের মনোভাব নিয়ে চলতে হবে। एक চিকিৎসককে মনোভাব को लेकर चलना होगा। জ্বরটা বা রোগটা কিন্তু মানুষটা নয়। बीमारी या बुखार, लेकिन वो मनुष्य नहीं। रोग और मानुष किंतु आलादा। बीमारी और मनुष्य लेकिन अलग है। रोग ताड़ाते হবে, মানুষটাকে সুস্থ করতে হবে। बीमारियों को भगाना होगा और मनुष्य को स्वस्थ करना होगा। তার রোগ তোমার ভিতর যেন সংক্রামিত না হয়। उनकी बीमारियां तुम्हारे अंदर संक्रामित ना हो। ডাক্তারই যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, তবে রোগীর রোগ চিকিৎসা করবে কে? डॉक्टर ही अगर रोगग्रस्त हो पड़े, तो रोगियों का बीमारी कौन इलाज करेगा? दोष देखे ताई কিছুতে দুষ্ট হতে নেই। दोष देखकर इसीलिए कभी भी दुष्ट नहीं होना चाहिए। যে নিজেই দুষ্ট হয়ে পড়েছে, সে অন্যকে শিষ্ট করে তুলবে কিভাবে? जो खुद ही दुष्ट बन चुका है, वो दूसरों को शिष्ट किस तरह से कर पाएंगे? जगते अनेक रकमेर खेला আছে তো। इस दुनिया में बहुत किस्म के खेल है तो। ধরে নিতে হয় এও এক রকমের খেলা। ये मान लेना चाहिए कि ये भी एक किस्म का खेल ही है। সংকল্প করতে হয় আমি মানুষের দোষ দেখে দুষ্ট হব না, বরং তাকে দোষমুক্ত করে তুলতে চেষ্টা করব। ये संकल्प करना चाहिए कि मैं मनुष्य के दोष को देखकर दुष्ट नहीं बनूंगा, उल्टा उसके दोष को उससे मुक्त करने की চেষ্টা করুঙ্গা। এই খেলা যদি একবার খেলতে আরম্ভ করো, তাহলে দেখবে সব ক্ষেত্রে অন্যকে ভালো করতে পারো বা না পারো, নিজে কতখানি ভালো হয়ে উঠবে। ये खेल में एक बार खेलना शुरू करते हो, तो देखोगे हर एक क्षेत्र में दूसरों को तुम कितना अच्छा कर पाते हो या नहीं, लेकिन तुम खुद को बहुत अच्छा कर लोगे। চারিদিকের খারাপ যা, তাও কিন্তু আমাদের ভালোয় সুদৃঢ় হতে কম সাহায্য করে না। অবশ্য আমরা যদি সেই সাহায্য নিতে জানি। चारों तरफ की जो बुराइयां हैं, वो भी लेकिन हमें अच्छे में सुदृढ़ होने में कुछ कम मदद नहीं करता है। लेकिन हाँ, हम अगर उस सहायता को लेने का तरीका जानते हैं तो। ঘাবড়াবার কিছু নেই। ঘাবড়াने की कोई बात नहीं है। পরমপিতা পরম দয়াল। পরমপিতা পরম দয়াল হ্যাঁ। আমাদের মানুষ করে গড়ে তোলবার জন্য তিনি কত বিচিত্র ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। हमें मनुष्य की तरह बनाने के लिए वो कितने ही विचित्र व्यवस्थाएं रखे हैं। पौत আমাদের एंतार खोला। हमारे लिए पथ पूरी तरह से खुला हुआ है। जय गुरु। जय गुरु। শ্রদ্ধেয় সুরজদা बहुत सुंदर भाव से और बहुत स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी का तरफ से मैं सुरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो ऐसी है कि इस प्रसंग में आश्रम का सामान्य वातावरण का बारे में वर्णन किया गया है। लोग आ रहा है, जा रहा है, कार्यकर्ता निर्देश दे रहा है। इसी बीच हरेंद्र पूछ रहा है कि बूढ़े लोगों को साथ कैसे व्यवहार किया जाए। तो श्री ठाकुर जी बताते हैं कि ऐसे लोगों को निपटने के लिए सहानुभूति, मनोवैज्ञानिक समझ और अपार धैर्य का आवश्यक है। बुरे स्वभाव को रोग का तरफ समझकर व्यक्ति को रोगी मानते हुए उसके दोष दूर करने का प्रयास करना चाहिए, पर स्वयं उसके दोष का शिकार नहीं बनना चाहिए। श्री ठाकुर जी आगे बताते हैं कि संयम, साहस, कौशल और आवश्यकता पड़ने पर कठोरता का भी सही उपयोग जरूरी है, पर स्वयं पर नियंत्रण कभी नहीं खोना चाहिए। इष्टप्रीति जितना प्रवृत्ति से ऊपर रहेगा, उतना ही काम में सफलता मिलेगा। अंत में श्री ठाकुर जी बताते हैं कि ये भी एक तरह का खेल है। दूसरे को अच्छा बनाने की कोशिश करते हुए स्वयं भी बेहतर बनते जाते हैं। दुनिया का बुराइयां भी हमें मजबूत बनाते हैं, यदि हम समझदारी से उसका उपयोग करें। परमपिता ने मनुष्य को सुधारने के और आगे बढ़ने के लिए अनेक मार्ग खुले रखे हैं, तो घबराने का कोई बात नहीं। तो एक बहुत सुंदर विषय वस्तु है। इस विषय वस्तु को पर आलोचना रखने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए, और उनका अगर कुछ अभिज्ञता है
बूढ़े आदमी को टैकल करने का, वो भी इस आलोचना में शामिल करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत सुंदर एक प्रश्न पूछ रहे हैं हरिंदा। हमारे दैनंदिन जीवन में कभी ना कभी, कहीं न कहीं ये बात तो हम इसका तो सामना हमने किया ही है। आज का परिस्थिति ऐसा है कि दुनिया में मनुष्य मनुष्य तो कभी बुरे नहीं होते हैं। उनके स्वभाव, चरित्र, सिचुएशन इस तरह होता है कि उसमें कुछ ना कुछ बुराइयाँ आ ही जाता है। और उन बुराइयों को हम इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि वो सारे बुराइयाँ आती है ह जब हम प्रवृत्तियों के द्वारा ड्रिवेन होते हैं। तो आज के दिन में हम सभी के समाज में अगर हम देखेंगे, हमारे आस-पड़ोस में एक लिविंग आइडियल का कमी है हर एक के जीवन में। और जिसकी वजह से वो समझ भी नहीं पाते कि वो कब प्रवृत्ति के द्वारा ड्रिवेन हो गए और वो प्रवृत्तियों के इस अष्टपाश में पड़कर वो बुराइयों में बह जाते हैं। तो साधारण बात है ये कि हम आने हमारे जीवन में, हमारे दैनंदिन जीवन में, हम ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ सामना होता है हमारा, जहाँ पे हमें हमारे दिनचर्या में कुछ ना कुछ प्रभाव तो ज़रूर पड़ता है। ये हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं, जो जॉब करते हैं, जो जॉब नहीं करते हैं, जो साधारण जीवन यापन करते हैं। तो इस इंसान को जो मेरे साथ बुरा कर रहा है या फिर जो इंसान बुरा है, उसके साथ किस तरीके से हम हैंडल करें? ठाकुर जी बहुत सुंदर तरीके से इस समस्या का समाधान दे दिए। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो ठाकुर जी को अतोप्रत भाव से मानकर चलते हैं और आचार्य सान्निध्य में जो उनके दिशा निर्देश को मानकर चलते हैं, वो ऐसे मनुष्य के साथ बहुत ईज़िली टैकल कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोले कि उसके लिए सबसे बड़ा जो चीज़ है, जो गुण होना चाहिए, वो है सिम्पैथेटिक साइकोलॉजिकल टैकलिंग। यहाँ पे ये 2 वर्ड में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है, सिम्पैथेटिक और साइकोलॉजिकल। सोचिए ठाकुर कितने प्रेमी थे कि वो बोल रहे हैं कि एक बुरा इंसान के साथ भी तुम्हें सिम्पैथेटिक साइकोलॉजिकल बिहेवियर करना है। मतलब ये तो सोचने से बाहर है हमारे कि एक इंसान मेरे साथ बुरा कर रहा है या वो इंसान बुरा है, तो मुझे उसके लिए सिम्पैथेटिक होना है। किस तरह से मैं उसके लिए सहानुभूति संपूर्ण हूँ। जब मुझे ये पता है कि मतलब वो इंसान बुरा करने वाला है या बुरा करता है, उसके लिए मुझे सहानुभूति लाना पड़ेगा मेरे मन में। तो सोचिए ना मुझे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, मानसिक तौर पे। और आगे बोल रहे हैं साइकोलॉजिकल, मतलब सहानुभूति तो दिखाना ही है, उसके साथ-साथ मुझे उसके मनोविज्ञान को समझना है कि उसको ऐसा कौन से पॉइंट में पकड़ने से वो धीरे-धीरे ठीक होने लगेगा। तो ठाकुर जी आगे बोल रहे हैं कि दूसरों के बैड क्वालिटीज़ को लेकर डील करने की जो क्षमता है हमारे अंदर, उससे ही पता चल सकता है कि मेरा साइकोलॉजिकल टैकलिंग कैपेसिटी कितना है। ये भी मेरा एक धैर्य का या फिर मेरे सहनशीलता का या फिर मेरे कैपेबिलिटीज़ का एक टेस्ट है कि कोई इंसान बुरा है या फिर उसके अंदर कुछ बैड क्वालिटीज़ है और मैं उस क्वालिटीज़ को बैड क्वालिटीज़ को किस तरह से हैंडल करके मैं उस बैड क्वालिटीज़ को हज़म कर रहा हूँ, इससे मुझे मेरा जो शक्ति है, उसके बारे में भी मुझे परिचय मिल जाएगा। तो ठाकुर जी यहाँ पे वही चीज़ बोल रहे हैं कि दूसरों के बैड क्वालिटीज़ के जो किस तरह से मैं डील कर रहा हूँ, उससे पता चल सकता है कि मैं मानसिक तौर पे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और और एक बात ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पे, ये भी बहुत सुंदर बात है कि डॉक्टर का पेशा क्या होता है कि वो बीमारियों को ठीक करे। अभी मैं हॉस्पिटल में जब जाता था मम्मी के साथ, मम्मी को तकलीफ थी इधर केईम हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे
रेमाटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है। तो वहाँ पे ऐसे मतलब जो रोगियाँ जो मतलब स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या तो फिर ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो डिपार्टमेंट है। तो वहाँ पे मैं देखता था कि ऐसे बहुत सारे अ, रोगी आते थे, जिनका स्किन में इतने भयानक डिज़ीज़ है, मतलब हम देखेंगे तो हम उस इंसान को छुएँगे भी नहीं। मतलब ऐसा भयावह परिस्थिति लेके आते थे। लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर बैठे रहते थे, वो ग्लव्स डालकर और मुँह पे मास्क लगाकर उस रोगियों का चिकित्सा करते थे। उन्हें कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि अरे ये घृणा का मतलब उससे मुझे बहुत गंदगी महसूस हो रहा है। अगर ऐसा महसूस होगा, तो डॉक्टर किस तरह से उस रोगी का चिकित्सा कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा, तो बीमारी तो और बढ़ती जाएगी। जो बीमार है, वो और ज़्यादा रोगग्रस्त होकर वो मरने के कगार पे आ जाएगा। तो डॉक्टर बहुत सहनशीलता के साथ उस रोगी का जो है चिकित्सा करता है। अब देखिए, अगर डॉक्टर अगर सहानुभूति संपूर्ण ना हो, तो क्या वो उस पेशेंट को अपना समझकर वो बीमारी को ठीक कर पाएगा? वो तो अगर ऐसा नहीं करता है, तो वो तो एक ड्यूटी निभा रहा है। लेकिन ड्यूटी निभाने से क्या उस पेशेंट का किस दवाई से अच्छा हो सकता है, वो सोचेगा क्या इतना डीपली? तो ठीक ठाकुर जी हमें यहाँ पे वही चीज़ सोचने के लिए बोल रहे हैं कि अगर एक बुरा इंसान है, उस बुरा इंसान को देखकर मुझे घृणा करना है, उससे दूर हट जाना है या फिर उसके प्रति सहानुभूति संपूर्ण होकर उसे ठीक करने का एक प्रयोजन करना है। क्योंकि मैं तो एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में हूँ। मैं तो मतलब कैपेबल हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि क्या अच्छा है, क्या गलत है। तो मैं तो उस डॉक्टर की तरह हूँ, जहाँ पे मुझे पता है ये एक बीमारी है। लेकिन क्या मैं उसे सहानुभूति के साथ उस बीमारी को ठीक करने के लिए पहल किया क्या? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ऐसा करते-करते अगर तुम पहल करते भी हो, तो ये सुधारने के वक़्त अगर तुमने अपने धैर्य को खो डाला, तो तुम हार गए। क्योंकि जो जितना ज़्यादा बदमाश होते हैं ना, उनको ठीक करने का टाइम भी उतना लगता है। क्योंकि वो ज़्यादा बदमाश है, उसके दिमाग में ज़्यादा खुराफाती चल रहा है। तो उसके लिए मुझे उतना ही सहनशील बनना होगा, अपने अंदर उतना ही पेशेंस को रखना होगा। तो इसके लिए दूसरा और एक चीज़ क्या चाहिए? कुशल-कौशली तेज। मतलब इतना कुशल तरीके से मुझे इंसान को हैंडल करना होगा, ताकि ज़रूरत में मैं उसे डाँट भी सकूँ, ज़रूरत में मैं उसे डर भी दिखा सकता हूँ और ज़रूरत में मैं मेरा पराक्रम दिखाकर उसे अपने काबू में कर पाऊँ। तो इससे क्या होगा, उसके मन में एक डर भी रहेगा। ठाकुर जी एक जगह पे बोलते हैं, "तुम जब तक किसी को भी शासन मत किया करो, तो शासन का रिस्पेक्ट भी कम हो जाता है।" अगर मैं मेरे बच्चे को हमेशा अगर डाँटते रहूँ, आए दिन डाँटते रहूँ, उठते-बैठते, खाते-पीते अगर मैं डाँटते रहूँ, तो बच्चा क्या सोचेगा एक दिन, "अरे! ये तो हमेशा ऐसे डाँटते ही रहते हैं।" तो उस डाँटने का, उस शासन का रिस्पेक्ट उसके मन से निकल जाएगा। तो ज़रूरत पड़ने पर ही, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही शासन करना चाहिए, क्योंकि इससे उस शासन का रिस्पेक्ट बना रहता है। तो ये जो बात है, तो ठाकुर जी और एक आगे क्या बोल रहे हैं कि अगर हम आउट ऑफ लव फॉर आइडियल मतलब इष्ट प्रीति अगर मेरे अंदर है और अगर मैं मेरे सारे पैशन के ऊपर हूँ, तभी मुझे इस काम में सफलता मिलेगी। क्योंकि मैं तो मेरे स्वार्थ के लिए उस इंसान को ठीक नहीं कर रहा हूँ ना, या फिर मैं मेरे स्वार्थ के लिए उस इंसान को ठीक करूँगा भी नहीं। लेकिन जब मेरा स्वार्थ इष्ट स्वार्थ बन जाता है, जब मुझे ये पता चलता है कि मेरे ठाकुर जी के लिए एक इंसान कितना महत्वपूर्ण है, तब मैं ठाकुर जी के प्रेम में उस इंसान को ठीक करने के लिए आगे बढ़ जाता हूँ। तब मैं मेरे सारे प्रवृत्तियों के ऊपर उठता हूँ और मैं उस इंसान को जय कर पाता हूँ, उसके दिल को जीत पाता हूँ। मैं यहाँ पे 2 घटनाएँ बोलूँगा, एक ठाकुर जी का और एक मेरा। ठाकुर जी जब पबना ज़िला में रहते थे हिमायतपुर गाँव में, वहाँ पे चोरी-चमारी बहुत होता था। दूसरों के औरतों को तक अपहरण कर लिया जाता था। तो एक ऐसा झुंड था
हम सभी को पता है, लेकिन मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूँ। एक झुंड था जो दूसरे परस्त्री को अपहरण कर लेता था। रात को जाकर वो घात लगाए बैठा हुआ रहता था और चोरी-चमारी या तो ये परस्त्री जो है उसको हरण कर लिया करता था। तो ठाकुर जी को ये बात पता था। तो ठाकुर जी ऐसे लोगों के साथ उठ-बैठ करते थे। तो माता मनमोहनी देवी को समाज के लोग जाके बहुत ऐसे बोलते थे कि अरे! तुम्हारा बच्चा तो बदमाश हो गया है, वो तो दुष्ट लोगों के साथ घूमते रहता है, चोर-उचक्के के साथ घूमता है। तो ठाकुर जी इनके साथ घूमते-घूमते पहले इनका सहानुभूति के द्वारा इनके मनोविज्ञान जो एप्लीकेशंस है, उससे ठाकुर जी पता करने लगे कि इनका वीक पॉइंट क्या है या फिर ये किस तरीके का इंसान है, जिससे इस इंसान को कुछ बोलने से ये इसके दिमाग में स्ट्राइक हो सकता है, एक हिट हो सकता है। तो एक दिन ठाकुर जी बोले कि चलो मैं भी जाता हूँ तुम्हारे साथ रात को, ठीक है? तो ये जो झुंड है, ये एक घर को टारगेट करता है, वहाँ के एक स्त्री को टारगेट करता है और इन लोग घात लगाए, जो आड़ू पत्ता होता है ना, कच्चू पत्ता जिसको कहते हैं, उसके जंगल में छुपे रहते हैं घात लगाए। तो ठाकुर जी जानबूझ के बीच-बीच में अपने पैर पे ऐसे जोर से मार के बोलते हैं, "ए! मच्छर काट रहा है।" तो झुंड में से जो लोग हैं बोलते हैं, "अरे! तुम ऐसे आवाज़ मत करो, लोगों को पता चल जाएगा, वो अलर्ट हो जाएँगे।" चले, "नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है।" थोड़ी देर बाद फिर से मारते हैं थप्पड़ खुद अपने थाइस पे और बोलते हैं, "अरे बाप रे! बहुत मच्छर काट रहा है।" तो बोलता है, "ना, ये ठाकुर तुम्हारे वजह से आज हम लोग चोरी-चमारी या तो ये सब गलत काम नहीं कर पाएँगे, चलो वापस चलो।" ऐसे कुछ दिन तक चलते रहता है। फिर एक दिन फिर से घात लगाए बैठता है। तो ठाकुर जी ऐसे बात कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि तुम तो यहाँ पे दूसरों की स्त्री को हरण करने के लिए घात लगाए बैठे हो। तुम्हारे घर में जो स्त्री है उसके लिए अगर कोई घात लगाए बैठा है तो? तो ऐसा बात बोल दिए कि इन लोगों के मन में ना दुविधा आ गया। क्या सच में तो ऐसा तो हो ही सकता है। तो उस दिन भी और हो नहीं पाया। तो वापस आए बोलते ना ठाकुर तुम मेरे हमारे साथ मत आओ। तुम हमारे साथ आने से हम लोग चोरी नहीं कर पाते, हम लोग गलत काम नहीं कर पाते। तो तब ठाकुर जी बोलते हैं गलत काम करना ही क्यों है? क्या भगवान ने तुम्हें, परमपिता ने तुम्हें इतना सामर्थ्य नहीं दिया है कि तुम थोड़ा मेहनत करके कमा सको? तुम्हारे पास हाथ-पैर है, सलामत है सब कुछ, फिर भी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो? तो उनके मन में एक उम्मीद की किरण जगा दिया ठाकुर जी ने। पहले तो एक भय दिखा दिया कि अरे! तुम ऐसा कर रहे हो कि तुम्हारे नज़दीक तुम्हारे घर में अगर है तो तुम्हारे घर में भी अगर तो कोई किया तो? और उसके साथ-साथ उन्होंने उनके मन में एक उम्मीद की किरण जगा दी। कि तुम तो इतने अच्छे हो, तुम बलिष्ठ हो, तुम पुष्ट हो, स्वस्थ हो, तुम क्या कमा के नहीं खा सकते हो? तुम इतने दुर्बल हो? ये जो सहानुभूति के साथ ठाकुर जी उनके मानसिक अवस्था को जाँच कर उन्होंने जो ये बात कहा। अब दूसरा एक छोटा-सा घटना बोल के मैं खत्म करूँगा। एक बच्चा जो प्लेन बीकॉम में पढ़ता था, गुंडा था और हमारे सेक्शन में आके हमारा जो सेक्शन है अनएडेड सेक्शन है, वहाँ पे आके हमारे क्लासरूम में बैठकर वो बहुत उधम मचाता था। तो एक दिन मैं गया तो मैं उसको बोला कि तुम कौन हो? और तुम्हारा आई कार्ड कहाँ है? तो मैंने उसको डाँटा और उसका जो दोस्त है वो मेरे मेरे क्लास में पढ़ता था। तो उसको मैंने बहुत डाँट के वहाँ से भगा दिया। तो ये जो मेरे क्लास में जो पढ़ता था, उसका जो दोस्त था वो आके बोला सर आपने तो गलत लड़के से पंगा ले लिया। ये बहुत गुंडई करता है, गुंडा है वो। बोला ठीक है ना, कोई बात नहीं देखा जाएगा। बोलते सर आज आप घर जाओगे तो सँभाल के जाना। तो फिर बोला ठीक है देख लेते हैं। तो जब मैं घर के लिए निकला तो वो लड़का बाहर खड़ा था। तो मैं उसको अवॉइड नहीं किया, मैं उसके पास गया, जाके बोला, "ये इधर आओ, तुम इधर आओ, सुनो इधर।" तो आया वो, तो पहले तो वो थोड़ा मतलब ये हो गया, स्टंट हो गया कि अरे! ये मुझे ही बुला रहा है। तो मैं उसको बुलाया, बोला, "आओ मेरे साथ ज़रा चलो, चाय पीते हैं साथ में।" तो मैं लेकर गया, उसको बोला, "चाय पियो मेरे साथ, चलो बैठो।" तो मुझे नहीं पीना है, बोलता, "चलो मैं बोल रहा हूँ ना चाय पीना है मुझे।" तो मैं लेके गया और फिर चाय पीते-पीते उसको मैं समझाया कि तुम अगर ये समझते हो कि तुम्हारे गुंडे की वज़ह से लोग तुम्हें पसंद करते हैं या तो तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात समझ रहे हो तुम। तुम कभी जब तुम गुंडई करके चले जाते हो या फिर तुम जब कहीं पे खड़े रहते हो, बातें करते हो
और चले जाते हो तो एक दिन पीछे से जाके सुनना कि वो तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। क्या वो तुम्हें सही में पसंद करते हैं? तुम्हारे हाव-भाव को, तुम्हारे जो व्यवहार है उससे क्या वो पसंद करते हैं? एक बार देखना। तो ये बोल के मैं निकल गया। 4-5 दिन बाद वो बच्चा आया, वो लड़का आया, आके बहुत लज्जित स्वर में मुझे कहने लगा कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। बोले क्यों? क्या हुआ? बोले आप सही कह रहे थे कि मैं जब 2-3 दिन मैंने ऐसा देखा कि मैं जब उस झुंड से मैं निकल जाता हूँ, तो मेरे पीठ पीछे मेरे बुराइयाँ करते हैं। ख़ास करके लड़कियाँ जो है मेरे नाम से गाली बकती हैं। मुझे ये चीज़ बहुत बुरा लग रहा है, मैं क्या करूँ? बोले क्या करूँ क्या? सुधारो खुद को, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाओ, सबसे रिस्पेक्ट देकर बातें करो। सब पहला-पहला शायद से अटपटा लगेगा, लेकिन एक दिन सब तुम्हें पसंद करने लगेंगे। आज के डेट में ऐसा है, वो एक बहुत बड़ा बिल्डर बन चुका है और बहुत सुंदर तरीके से लोगों से व्यवहार करता है। एक बिज़नेसमैन बन चुका है। तो ये जो बात है, ये हमें समझना होगा कि कहाँ पे उसे स्ट्राइक करना है। लेकिन वो स्ट्राइक सहानुभूति के साथ होना चाहिए ताकि वो सुने और उसे अपने जीवन में अप्लाई करे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे वाणी को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना की है श्रद्धेय सूरजदा, जीवनीय उदाहरण देते हुए। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री मनीष दा को अनुरोध करूंगा आलोचना रखने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का जो विषय वस्तु है बहुत ही मतलब हमारे सभी के जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है। ये हर समय जो है मैं मेरी बात बताऊं तो एयरफोर्स छोड़ने का एक कारण जो है वहाँ जिस तरह का मानसिक प्रताड़ना जो होता था, जो सब जगह होता है, वर्क प्लेस में सबके साथ होता है। एयरफोर्स कोई बुरा है ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छी नौकरी थी, लेकिन एक कारण ये था कि मानसिक प्रताड़ना। तो एयरफोर्स का जॉब छोड़ के घर आया। ऑफ कोर्स बहुत सारे कारण थे, एक ही नहीं था। तो उसके बाद में फिर एक जगह ज्वाइन किया, वहां से नौकरी छोड़ के फिर बॉम्बे फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब 5 साल काम करने के बाद में वहां से वो नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद में फोटोग्राफी के प्रोफेशन में आया, उसके बाद में एक और नौकरी, ऐसा करते करते शिफ्ट होते होते मतलब बहुत जगह में कारण यही रहा कि मैं सिचुएशन को, मैं लोगों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाया। तो जो मुझे, मैं सोचता हूं मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, लेकिन तो मुझे सब लोग अच्छे मिलेंगे, ये सोच ही गलत है। ये ये जो सोच है, हाँ, सब तो एक जैसे, ये सब तो अच्छे नहीं होंगे और सब कोई पूरी तरह से कोई बुरा भी नहीं होता। सबके अंदर मिक्स्ड तरह का सोच रहती है और उस हिसाब से, क्योंकि सिचुएशंस अलग अलग होते हैं, उनका बैकग्राउंड अलग अलग होता है, तो बहुत चीजें होती है, उसकी वजह से आदमी उस तरह का बनता है। तो कोई भी 100% अच्छाई नहीं है किसी के अंदर, और किसी के अंदर 100% बुराई भी नहीं है। तो हमको अच्छाई की तरफ देखना होगा, बुराई को नजरअंदाज करते हुए या बुराई को चेंज करते हुए। मैं दो कहानी बताऊंगा जो मन में आई। शिवाजी महाराज की कहानी एक है। उनके एक सरदार थे, उनका नाम था बाजी प्रभु देशपांडे। सबको मालूम है कि बाजी प्रभु देशपांडे जो थे, जब शिवाजी महाराज पनाड़ागढ़ गढ़ से वहां से निकले, मतलब वो पूरा घेराव हो चुका था, उनको वो घिर चुके थे और कई दिनों तक, कई महीनों तक वो वहां पर फंसे थे। तो एक दिन जो है, एक रात को बहुत भयंकर बारिश हो रही थी और उस रात को उन्होंने प्लानिंग करके वहां से किसी तरह से निकल गए। तो बाजी प्रभु देशपांडे उनके साथ में थे और वो फिर विशालगढ़ चले गए। और पीछे ये जो आदिल शाही का जो सरदार है, वो पीछे
लग गए। उनको पता चला कि शिवाजी महाराज एस्केप कर गए, शिवाजी एस्केप कर गए, तो उनके पीछे लग गए। तो ये बाजी प्रभु देशपांडे ने एक खिंडी में उन सबको रोक लिया। 300 मराठा सरदार को लेकर के वो बहुत फियर्स बैटल वहां पर हुआ। और शिवाजी महाराज जब विशालगढ़ पहुंच गए और तोप की आवाज आई कि शिवाजी महाराज पहुंच गए, तब इन्होंने अपना प्राण त्यागे। लेकिन ये शिवाजी महाराज को ये मिले कैसे? तो एक ये बहुत साल पहले की, मतलब उससे, ये जो घटना है उससे बहुत साल पहले की बात है कि कृष्णाजी बांदल करके एक मराठा सरदार होते थे। ऐसे बहुत सारे छोटे 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 संस्थान होते थे जो मुगल राजाओं को या फिर आदिल शाह राजाओं को वो मदद करते थे अपना स्थान बना के रखने के लिए। और वो क्या करते थे, आपस में लड़ाइयाँ करते थे। और शिवाजी महाराज कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको किस तरह से तकलीफ देना, उनके काम में अड़ंगा डालना, तो ये उनका काम होता था, सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन बचा के रखने के लिए। मैं एग्जिस्ट करना चाहता हूं तो मेरे एग्जिस्टेंस में बाधा नहीं आनी चाहिए, तो मैं शिवाजी महाराज को तकलीफ दूंगा। तो इस तरह का वो सरदार थे और उनके पास ये काम करते थे, मतलब वो सरदार थे बाजी प्रभु देशपांडे। तो एक बार शिवाजी महाराज ने उनको टारगेट करके हमला किया। तो ये जो कृष्णाजी बांदल है, ये अपने बहुत सारे सरदारों को और अपनी सेना को वहीं छोड़ करके, मतलब संकट में उसी, मतलब संकट की घड़ी में वो पीछे के दरवाजे से निकल गए। तब भी इन लोगों ने शिवाजी महाराज के साथ में काफी देर तक जो है वो लड़ाई करने के बाद में अल्टीमेटली उनको सरेंडर करना पड़ा। तो शिवाजी महाराज ने इनको लड़ते लड़ते हुए देखा। तो जब उनको पकड़ के शिवाजी महाराज के सामने लाया गया, बाजी प्रभु देशपांडे को, तो उन्होंने ये जो ठाकुर जी ने बोला है, सिंपैथेटिक साइकोलॉजिकल टैकलिंग, सहानुभूतिपूर्ण मनोवैज्ञानिक ढंग का व्यवहार, तो वही जो उस तरह का टैकल करके सिचुएशन को और उस व्यक्ति को टैकल करके अपनी तरफ ले लिया। और आ, आ, उसके बाद में फिर कई वर्षों के साथ में वही आदमी जो है अपना शिवाजी महाराज की रक्षा में अपना प्राण त्याग दिए। ठाकुर जी की समय की बात है, मैं दो नाम लूंगा। एक तो हेम कवि, आप सभी जानते हैं हेम कवि की कहानी, और दूसरे यज्ञेश्वर दा। तो वो भी हेम कवि जो है वो भयंकर शराब पीते थे। वो आदमी बहुत अच्छा थे, उनके अंदर बहुत भयंकर क्वालिटी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, जो कवि थे। लेकिन उनको कोई पसंद नहीं करता था, उनकी ये दारू पीने के वजह से। उनके घर वालों ने भी उनको बहुत मतलब लाइक नहीं, डिसलाइक करते थे। तो उसकी वजह से वो अपना घर छोड़ करके निकल गए। अब जगह जगह घूमते थे और फिर कैसे कैसे करके वो ठाकुर जी के पास पहुंच गए। ठाकुर जी के पास में पहुंचने के बाद में ठाकुर जी ने उनको अपनाया और इतना प्रेम उनको दिया, तो उनका शराब छूट गया। वो भी ये आसानी से नहीं हुआ, इतना तुरंत नहीं हुआ। वो आश्रम में ठाकुर जी बोले कि तुम बाहर क्यों जाते हो, मैं तुम्हें यहीं पर शराब देने की व्यवस्था करता हूँ, तुम बाहर मत जाओ। तो कितने कितने लांछन लगे सत्संग के ऊपर कि सत्संग शराब का अड्डा बन गया है। एक दिन शराब पीकर के बाद में इतना ज्यादा नशे में और ठाकुर जी की गोद में ही सो गए, और वहीं पर उन्होंने उल्टी भी किया। लेकिन दूसरे दिन जब वो उठे
और उनको जब एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है, तब उनका मतलब उसी दिन से उन्होंने शराब छोड़ दिया और उसके बाद में बहुत अच्छा काम इस साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यज्ञेश्वर दा भी ऐसे ही थे कि कितने कितने खून उन्होंने किए और कितनी कितनी खराब उन्होंने काम किया था, लेकिन ठाकुर जी के संस्पर्श में आने के बाद में वो प्रेम के बाद में वो उनके अंदर इतना बड़ा बदलाव आया। तो ठाकुर जी बोल रहे आउट ऑफ लव फॉर आइडियल, इष्ट के प्रति प्रेम से जितना पैशन या प्रवृत्ति या उत्तेजना से ऊपर उठे रह सको उतना ही इस काम में सक्सेसफुल होंगे। किस काम में? तो लोगों को लोगों को अपना बनाना, उनकी बुराइयों पर नियंत्रण लाना। तो ये जो काम है, ये जब हम करने लगेंगे तब ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ये एक खेल की तरह है, मानकर चलना होगा। यह भी एक तरह का खेल है, संकल्प करना चाहिए। मैं मनुष्य के दोष देखकर दुष्ट नहीं बनूंगा, बल्कि उसे दोष मुक्त करने का प्रयास करूंगा। तो ये जो बात है, ये अभी इस समय में मैं यहाँ पर अभी यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में काम के सिलसिले में आया हूँ, तो याजन चलता है, तो मेरे सामने अभी 2 केस है। मैं देखता हूँ एक संयम के साथ में और धैर्य के साथ में मैं कैसे इस तरह को इस सिचुएशंस को हैंडल कर सकता हूँ। तो यही बोल के मैं मेरा प्रेयर का टाइम भी हो गया, तो मैं शेष करता हूँ। सभी को जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना रखे हैं श्रद्धेय श्री मनीष दा, उदाहरण देते हुए, जीवनीय उदाहरण देते हुए। अभी मैं टाइम ज्यादा बचा नहीं है, श्रद्धेय श्री भैया कुमार दादा को अनुरोध करूंगा जो बचे हुए समय है उसके ऊपर आलोचना रखने के लिए। जय गुरु दादा। श्रद्धेय श्री विजय दा। जय गुरु। आज प्रभारा माँ जुड़ी हुई है पटना से, मैं उनका स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। माँ जय गुरु। माँ अभी मैं 5 मिनट में कुछ बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है बुरी आदत, तो बुरी आदत जो उसका लेवल क्या है, किसको बुरी बोलेंगे, ये भी डेफिनेशन की बात है। किस लेवल तक बुरी है, अभी बुरी हम कुछ भी हम चर्चा करते हैं। मेरा जनरली क्वालिटी है कि जो मैं घर में ही देखता हूँ, पहले घर से चालू करता हूँ। घर में ही जो है, जो भी फैमिली मेंबर है, छोटी छोटी बातें बुरी है ना, तो उसको कैसे टैकल करना है। अगर बच्चा अभी मेरा जैसे स्थिवृत्ति नहीं करता है टाइम पे, तो कैसे टैकल करना है। प्रार्थना टाइम पे नहीं करता है, या घर में कोई नहीं मेंबर, घर में ही प्रॉब्लम है ना। घर में ही जो है, अगर हम रात में ब्रश करके मेरे बच्चे नहीं सोते हैं, तो उसको कैसे टैकल करें। छोटी छोटी बातें वहां से चालू कर सकते हैं, है ना। तो उसको कैसे टैकल करना है, तो उस पर सोचना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चर्चा तो हो ही गई है। तो इसमें क्या है, जो है इसमें जो पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बुरे व्यक्ति को रोगी समझकर धैर्य रखना है। बुरे व्यक्ति को जो बीमारी की तरह समझना है, वो बीमारी को देखना है, बुराई को बीमारी की तरह देखना है, व्यक्ति को एकदम नहीं देखना है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो उस बुराई पे कंसंट्रेट करना है। अरे कोई किसी गलत आदत है, गलत छोटी छोटी बड़ी बड़ी आदतें तो छोड़ दीजिए। मान लीजिए जैसे हम ट्रेन में, लोकल ट्रेन में जाते हैं, हमारे साथ हैं लोग, बोलते हैं कि अरे क्या है 5 मिनट 2 स्टेशन है, चलो ना, क्या टिकट कटाना है। ये भी बुरी आदत है, इसको कैसे टैकल करना है। तो छोटी छोटी बातें, और जो जितना कठिन हो उतनी अधिक सहनशीलता और सामर्थ्य चाहिए। जितना कठिन हो उसी तरह से जो है हमें सहनशीलता और सामर्थ्य की जरूरत है। तो उतना धैर्यवान होना चाहिए। किसी जिद्दी बच्चे को समझना आसान नहीं होता है। जितना जिद करेगा आपको उतना ही शांत और धैर्यवान होना पड़ता है। गुस्से अगर करेंगे, जिद्दी बच्चा इतना जल्दी नहीं होता है, उसको टाइम लगेगा सुधारने के लिए। अगर हम ज्यादा जिद्दी बच्चे, गुस्से बच्चे को आप भी गुस्से में करेंगे,
तो और कभी नहीं सुधरेगा और बिगड़ता ही चला जाएगा। और ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर तेवर भी दिखाना है, लेकिन अपना नियंत्रण खोना नहीं। तेवर दिखाना लेकिन नियंत्रण खोना नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी लगातार लापरवाही कर रहा है तो आप सख्त लहजे में उसको थोड़ा बता सकते हैं, लेकिन अगर कर्मचारी सही नहीं है तो उसको अपमान नहीं करना है, उसको बदले की भावना में कुछ नहीं बोलना है ना। थोड़ा हम सख्त हो सकते हैं, थोड़ा एक दो पॉइंट बोल सो भैया ये करोगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उसको संभालना, उसको अपमानित नहीं करना है, उसको जो गलत भावना से नहीं देखना है, नहीं तो और वो बिगड़ जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर ठाकुर जी, इष्ट आदर्श के प्रेम से अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण। अभी हम दूसरों को सही करना है, लेकिन उसके लिए हमको उत्तेजना जो आएगा है ना, घर में ही गुस्सा हो जाता है ना, बच्चे तुरंत गुस्सा हो जाता है, कुछ भी बच्चे हस्बैंड वाइफ कुछ भी करते हैं घर में ही तो तुरंत गुस्सा होता है, इंस्टेंटली गुस्सा होता है। उसको कैसे कंट्रोल करना है? उसको इष्ट और आदर्श को मान करना, हमको ध्यान में रखना है। जो भी हमारे गुरु हैं इष्ट से उसको मन में रखना और उनको देखना है कि वो कैसे टैकल किए थे सिचुएशन को, तो उसी तरह से हमें जो है उनको अगर इष्ट को ध्यान में रखेंगे तो हम अच्छी तरह से टैकल कर पाएंगे। और जो यहाँ है, जो डॉक्टर जो है बीमार, अगर हम कभी डॉक्टर बीमार होता है क्या? नहीं होता है। मैंने कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बीमारी को ठीक करते करते खुद बीमार न हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुराई देखकर खुद बुरा न बन जाओ, है ना, ये कहना चाहते हैं ठाकुर जी। यदि कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है और आप भी उसके जैसे हो जाएंगे तो सुधार कौन करेगा? ऐसे जैसे जैसे धुएं में रहने वाला आदमी खुद धूम्रपान करने लगता है ना, तो वही बात है। तो यहाँ पर ठाकुर जी बचने के लिए भी बोल रहे हैं कि नहीं कि सुधारते, बुरे संगत को सुधारते सुधार, ऐसा नहीं कि वही तुमको कंट्रोल कर ले, है ना, और वही तुमको समझा दे। अरे यार क्या फर्क पड़ता है, चलो ना दो क्या फर्क, अभी जाओगे टिकट कटाने, वो लाइन में लगोगे रेलवे का, तो उतना में 5 मिनट में चले, ये ट्रेन छूट जाएगी तुम्हारी, फिर अगला ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, हम भी सोचेंगे जाने दो ना, क्या क्या है ये सब देखते हैं। माने हम उसके प्रभाव में ना आ जाए, है ना, वो भी देखना है। और ठाकुर जी बोल रहे हैं दुनिया में यह भी एक खेल है, संकल्प लो कि मैं बुराई देखकर बुरा नहीं बनूंगा, ये ठाकुर जी बोल रहे हैं। यदि जो आपका कोई साथी है गपशप करता है और गुस्से दिलाता है, तो आप ये संकल्प लेना पड़ेगा मैं शांत रहूंगा, मैं सही काम करूंगा, धीरे धीरे उसकी आदतें आपको नहीं छू पाएगी। तो यहाँ तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि बुराई को ठीक करने के चक्कर में, क्वेश्चन है कि बुराई को ऐसे ठीक कर, ठाकुर जी सावधान कर रहे हैं कि बुराई को ठीक करने के चक्कर में तुम खुद बुरा ना हो सकते हो, उस पर कंट्रोल करना है ना। तो यही सब बात है। तो मैं इतना तो टाइम हो चुका है लगभग, तो मैं ही अपनी जो है आलोचना को समाप्त करता हूँ। दादा जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना कर रहे थे श्रद्धेय विजय दा, एकदम प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल देके आलोचना कर रहे थे और सुनने को मन कर रहा था और ज्यादा, लेकिन समय का पाबंदी है, प्रेयर टाइम हो रहा है, इसलिए हमें मजबूरन आलोचना प्रसंग को समाप्त करना पड़ रहा है। तो आज यही समाचार